जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है एमपी पीएटी की जो है क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, टॉपिक्स बाई सीरीज चला रहे हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है खाद और उर्वरक, जिसको मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर बोलते हैं, तो इसकी दोस्तों हम क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लाए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में जो कि एग्रोनॉमी के एमसीक्यू के बारे में पूरी जानकारी ली थी। इसके बाद हमने जो आपका एनिमल हस्बेंड्री के जो एमसीक्यू थे उसके बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल्स के बारे में, जैसे कि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था एनिमल डिसीज, तो उनके क्वेश्चनों के बारे में हमने पूरा एनालिसिस किया था। उसकी लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी, तो आप वीडियोस को बिल्कुल देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने दोस्तों हर एक जो है ऑब्जेक्टिव का पूरा एनालिसिस किया हुआ है। तो आपको सटीक और सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहता हूँ दोस्तों। ऐसी एग्रीकल्चर में छोटी छोटी वैकेंसीज की जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन का जो है संपूर्ण एनालिसिस करेंगे आपका जो है कि 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूँ। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में जो आपको समझाया जाएगा, पूरा सेशन आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नंबर फर्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा किस खाद में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा किस खाद में पाई जाती है, ठीक है। गोबर की खाद में, ऑब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए दोस्तों, गोबर की खाद में, बर्मी कंपोस्ट में, या पोल्ट्री खाद में, या बायोगैस में। तो दोस्तों आपको अगर इनके कंपोनेंट्स याद होंगे तो आप तब भी आप जो है सही आंसर लगा पाओगे, है ना। तो गोबर की खाद में अगर आपसे कभी कोई पूछे प्रोटीन की मात्रा, तो 0.5 से 1% के आसपास जो नाइट्रोजन किसमें होती है, गोबर की खाद में। बर्मी कंपोस्ट में अगर आपसे कभी पूछे नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 1.5 से 2.5% के आसपास जो है बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। याद रखिएगा बर्मी कंपोस्ट में कितनी होती है, 1.5 से 2.5% कितनी होती है नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है पोल्ट्री में, तो पोल्ट्री में आपको पता है कि 3 से 3.5% के आसपास जो है नाइट्रोजन होती है। पोल्ट्री की जो आपकी नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 3 से 3.5% मात्रा होती है पोल्ट्री में की खाद में, ठीक है। बायोगैस में अगर आपसे कभी कोई पूछता है तो बायोगैस में 2 से 2.5% बायोगैस में होती है नाइट्रोजन की मात्रा। तो इसका दोस्तों आपको सही अब लग गया होगा अंदाजा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है, याद रखिएगा। यानी जो आपकी पोल्ट्री मैन्योर्स है, ये क्वेश्चन का सही आंसर, यानी नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, पोल्ट्री खाद में। विशेष याद रखिएगा, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है, क्योंकि नाइट्रोजन क्यों मुख्य पोषक तत्व में रखा गया है। आपको पता है कि आपके 3 मुख्य पोषक तत्व हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटास। ये एनपी के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो हैं एलिमेंट्स माने जाते हैं, यानी वो पोषक तत्व माने जाते हैं, है ना। ये प्राथमिक पोषक तत्व इनको बोलते हैं, प्राइमरी पोषक तत्व बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इनको क्यों प्राथमिक कहा गया भाई, नाइट्रोजन को क्यों प्राथमिक पोषक तत्व कहा गया है, मुख्य पोषक तत्व कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं कि आप ये देख सकते हैं, यह मृदा में अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं इसलिए इनको कहा जाता है कि मृदा में अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए उनको बोलते हैं क्या, या फिर यह प्रोटीन का भाग है, या फिर यह वायुमंडल में अधिक मात्रा में उपलब्ध है, या यह पौधों के द्वारा अधिक लिया जाता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, नाइट्रोजन को दोस्तों याद रखिएगा पौधों के द्वारा जो है अधिक मात्रा में लिया जाता है। नाइट्रोजन को क्या लिया जाता है, नाइट्रोजन को सबसे अधिक मात्रा में पौधों के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है। अगर भारतीय मृदाओं में किसी पोषक तत्व की कमी है तो वो नाइट्रोजन की सर्वाधिक कमी पाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। और इसलिए इसको क्या रखा गया है कि जो है नाइट्रोजन का मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पौधों के लिए अधिक आवश्यक है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपका डी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भाई बोल रहा है कि निम्नलिखित खलियों में से एक खाद्य शक्ति के अलावा नाइट्रीकरण अवरोध की तरह काम करता है। यानी निम्नलिखित खलियों में एक खाद्य शक्ति के अलावा नाइट्रीकरण अवरोध की तरह काम करता है। वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर एक्ट एज अ नाइट्रिफिकेशन बर्नर इन एडिशन टू पावर। मतलब आप सरसों, मस्टर्ड, या मूंगफली, या नीम, या आपके सिसिमम, तो कौन है जो नाइट्रीकरण अवरोध की तरह काम करता है। आप इस क्वेश्चन का अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप सटीक और सही जवाब देंगे। तो जो दोस्तों आपकी नीम है, नीम ट्री, जिस एजा डायरेक्टिका इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है, याद रखिएगा एजा डायरेक्टिका इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है। तो जो आपकी दोस्तों नीम है, ये दोस्तों आपका जो है नाइट्रीकरण अवरोध का काम करते हैं, विशेष याद रखिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है, सी, यानी नीम। जो नाइट्रीकरण अवरोध का काम कौन करती है, नीम आपका नाइट्रीकरण अवरोध का काम करती है, याद रखिएगा दोस्तों।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 तो आपका बोल रहा है कि तंबाकू के लिए म्यूरिक ऑफ पोटाश, म्यूरिक ऑफ पोटाश के बारे में आपने सुना होगा, जिसको म्यूरिक ऑफ पोटाश यानी है ना MOP से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता होगा दोस्तों। तो तंबाकू के लिए म्यूरिक ऑफ पोटाश के बजाय पोटास ऑफ सल्फेट ज़्यादा सही होगा, क्यों होगा भाई? म्यूरिक ऑफ पोटाश की जगह कि अपने को क्या पोटास ऑफ सल्फेट ज़्यादा सही होगा, क्यों होगा? ये क्या करता है म्यूरिक ऑफ पोटाश? तो MOP यानी म्यूरिक ऑफ पोटाश में मौजूद क्लोरीन तंबाकू की ज्वलनशीलता को बढ़ा देती है ना। या फिर आपको MOP यानी म्यूरिक ऑफ पोटाश में मौजूद क्लोरीन तंबाकू के निकोटिनिक अंश को बढ़ा देती है। या फिर म्यूरिक ऑफ पोटाश के अनुप्रयोग से पोटेशियम की ज़रूरत से ज़्यादा खपत होती है। या फिर सल्फेट आयन अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं। क्या इसका कारण है दोस्तों? म्यूरिक ऑफ पोटाश के बजाय पोटास ऑफ सल्फेट ज़्यादा सही होगा तंबाकू में। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कि MOP में मौजूद क्लोरीन तंबाकू की ज्वलनशीलता पर असर डालती है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप जो है 3 स्टार लगा के रखें क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है भाई? आपको पता है कि म्यूरिक ऑफ पोटाश के बजाय पोटास ऑफ सल्फेट ज़्यादा सही क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है कि मौजूद क्लोरीन तंबाकू की ज्वलनशीलता पर असर डालता है। याद रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आगर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 दोस्तों बोल रहा है कि क्लोरीन यानी क्लोरीन जो आपका होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN, जिसको आपको पता होगा CAN यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है? क्या है दोस्तों? अम्लीय है या इसको एसिडिक भी बोलते हैं, ठीक है। अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन यानी इसको न्यूट्रल बोलते हैं, या नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई। तो जो आपको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों याद रखिएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आपका उदासीन है, आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखिएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है? ना एसिडिक है और ना ही आपका एल्कलाइन है, ना ही आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तो ये आपका क्या है? न्यूट्रल है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका उदासीन है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। थायोयूरिया आपको पता है कि थायोयूरिया का जो है दोस्तों किस में अपन उपयोग करते हैं, है ना। तो थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितनी होती है भाई थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा? तो थायोयूरिया में जो है दोस्तों याद रखिए को थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 36% होती है। कितनी होती है? 36%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है अपने से कि थायोयूरिया में नाइट्रोजन परसेंट कितनी होती है, सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, ऐसे अपने से कई बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 36% जो है अपने थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है भाई कि डेंस सुपर फॉस्फेट कहा जाता है, यानी डेंस सुपर फॉस्फेट दोस्तों किसको कहा जाता है? तो आपको पता है कि जो आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट को किन किन नामों से जाना जाता है? तो सिंगल सुपर फॉस्फेट को आपको डेंस सुपर फॉस्फेट भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सिंगल सुपर फॉस्फेट को जो डेंस सुपर फॉस्फेट भी कहा जाता है, इसको चूना फॉस्फेट भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? चूना फॉस्फेट। आपने सुना होगा किसके बारे में? चूना फॉस्फेट के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूना फॉस्फेट किसको कहा जाता है? सिंगल सुपर फॉस्फेट को जो है चूना फॉस्फेट कहा जाता है, और उसको डेंस सुपर फॉस्फेट कहा जाता है। तो ये इनने पूछा है कि डेंस सुपर फॉस्फेट किसको कहा जाता है? दोस्तों सिंगल सुपर फॉस्फेट को डेंस सुपर फॉस्फेट कहा जाता है। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर डी है, नोट करते जाइएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या है? डी। डेंस सुपर फॉस्फेट को ही सिंगल सुपर फॉस्फेट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि पत्तियों की अग्रिम कलिका, याद रखिए पत्तियों की अग्रिम कलिका यानी एपिकल बड, यानी पत्तियों के सबसे ऊपर का भाग, ठीक है। पत्तियों की अग्रिम कलिका एपिकल बड किसकी कमी से सूख कर गिर जाती है? कौन से पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या होता है कि बड जो है कलिका सूख के गिर जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको इसका सही आंसर खोज के बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे, कैल्शियम की कमी से, या मैग्नीज की कमी से, या कॉपर की कमी से, या आयरन की कमी से। तो आपको दोस्तों सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कलिका पर कौन से जो है पोषक तत्व इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कलिका पर जो है कौन से पोषक की कमी के जल्दी लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं, ठीक है। तो कलिका पर आपको पता होगा कि कलिका पर दोस्तों जो है आपने कैल्शियम के बारे में सुना होगा, कैल्शियम दोस्तों और बोरॉन, आपके दो ये मुख्य पोषक तत्व जो कि जिनकी कमी से क्या होता है, ये जो है एपिकल बड पर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम और बोरॉन। तो इसमें अग्रिम कलिका पर कमी जो है इसकी कमी के कारण सूख जाती है। तो अग्रिम कलिका कैल्शियम या बोरॉन के कारण जो है सूख कर गिर जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका
ए है। याद रखिएगा कि पत्तियों की अग्रिम कलिका किसकी कमी से सूख कर गिर जाती है, तो कैल्शियम और बोरोन की कमी की वजह से सूख कर गिर जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया को एमाइड से नाइट्रेट परिवर्तित होने में कितना समय लगता है। यूरिया को एमाइड और नाइट्रेट में परिवर्तन, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। यूरिया के ये फॉर्मेट होते हैं एमाइड और नाइट्रेट, ठीक है। तो एमाइड के बारे में आपने सुना होगा, एमाइड को किससे प्रदर्शित करते हैं, Na2, ठीक है। तो एमाइड से नाइट्रेट, नाइट्रेट किसको बोलते हैं, NO3 नेगेटिव, ये आपका नाइट्रेट होता है। क्योंकि आपको याद रखिएगा नाइट्रोजन की सर्वाधिक हानि किसके रूप में होती है, नाइट्रेट के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा होगा कि नाइट्रोजन की सर्वाधिक हानि किसके कारण होती है, तो नाइट्रेट के फॉर्मेट में जो है नाइट्रोजन की सर्वाधिक हानि होती है। और NH2 आपका क्या है, एमाइड है। तो यही इनने पूछा है कि यूरिया को एमाइड से नाइट्रेट में परिवर्तित होने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों आपको पता है कि 4 से 7 दिन का इसको टाइम लगता है एमाइड को नाइट्रेट में परिवर्तित होने में 4 से 7 डेज का टाइम लगता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये कभी भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए है, यानी यूरिया को जो है एमाइड से नाइट्रेट में परिवर्तित होने में 4 से 7 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा दोस्तों, ये देखिएगा स्क्रीन पे, तो गोबर की खाद को खेत में डालने का उपयुक्त तो समय है। मैं दोस्तों अभी भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी थ्योरी मजबूत होगी ना, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अगर आपकी थ्योरी मजबूत है टॉपिक की, तभी आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। याद रखिएगा, थ्योरी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। और शॉर्ट नोट्स पर दोस्तों एक बार मैं फिर आपको जो है याद दिलाना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, शॉर्ट नोट्स से ज़्यादा बनाएं, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि गोबर की खाद को खेत में डालने का उपयुक्त समय है। कब डाल सकते हैं भाई गोबर की खाद को खेत में, बोने के 15 से 20 दिन पहले, यानी 15 से 20 डेज बिफोर सोइंग, यानी बोने के 15 से 20 दिन पहले डालना चाहिए, इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो बोने के 30 से 35 दिन पहले डालना चाहिए, या बोने के 50 से 60 दिन पहले डालना चाहिए, या बोने के 3 महीने पहले डालना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आपको पता लग गया होगा कि गोबर की खाद को जो है खेत में डालने का उपयुक्त समय बोने के 30 से 65 दिन पहले, यानी आफ्टर बोइंग, यानी 30 to 35 डेज बिफोर सोइंग, यानी बोने के 30 से 35 दिन पहले जो है खेत में डालना चाहिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या है, बी, यानी गोबर की खाद को जो है बोने के खेत में बोने के बुवाई करने के 30 से 35 दिन पहले डाल दो और अच्छे से मिट्टी में इसको कवर अप कर दो। ये प्रॉपर तरीके से दोस्तों काम करता है, आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है भाई गोबर का खाद, इससे क्या है अपने को जो फसल में प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। आप कभी भी आजमा के देखिएगा, और भूमि के जो है बहुत ही उपजाऊ हो जाती है भूमि, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुसंधान संस्थान से कि केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रक प्रशिक्षण संस्थान। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोलर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, यानी केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद, फरीदाबाद, लुधियाना या कोलकाता। तो भाई साहब आपका जो है केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रक संस्थान जो है कहाँ पे है, फरीदाबाद में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पे स्थित है, फरीदाबाद में। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है दोस्तों, बी, यानी फरीदाबाद में जो है आपका केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रक प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, यानी जिप्सम के बारे में आपने सुना होगा कि जिप्सम का जो है कई बार ये फॉर्मूला पूछा गया है। 10-12 के एग्जाम में भी कई बार ये फॉर्मूला आता रहता है। नॉर्मली आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं इनमें ये कई बार जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन है ये, तो आपको याद होना चाहिए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है आपका CaSO4 × 2H2O। आपको पता होगा दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 × 2H2O। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर क्या है, आगरा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है आगरा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का प्रतिशत। देखिएगा, यही फिर उन्होंने पूछ लिया। मैंने जस्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ बताई थी कि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का जो है कंपोनेंट्स क्या होता है। तो जस्ट उन्होंने यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है।
तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है। तो वर्मी कंपोस्ट में जो आपका नाइट्रोजन का परसेंट की अगर आपसे बात करें तो मैंने आपको कितना बताया था, 1.5 से 3%। अब आप इस ऑप्शन में देख लो किस में आपको 1.5 से 3% के आपको आसपास नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें आपको 1.5 से 2% के आसपास नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये आंसर अपन ये ले लेंगे, कौन सा, डी आंसर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये जो है एक टेबल आपको 12th में ये आपको प्रोवाइड की गई हो, बुक्स में लिखी होगी, तो उसके सारे कंपोनेंट्स अपने को याद होना चाहिए कि भेड़ की खाद में कितनी नाइट्रोजन होती है, मछली की खाद में कितनी नाइट्रोजन परसेंट होती है, क्योंकि कई बार ये रेशोज आपने से पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं फालतू चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ना तो आपको सिंपल क्वेश्चन बता के बोर करूंगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। मैं आपको इंपॉर्टेंट और एक्यूरेट चीज़ ही बताऊंगा। ठीक है, तो आप बने रहे हमारे सेशन के साथ। ये आप देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दलहनी फसलों में एनपीके का अनुपात पूछा है दोस्तों। ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दलहनी फसलों में, सीरियल क्रॉप्स में, चारे वाली फसलों में कितने कितने परसेंट जो नाइट्रोजन परसेंट होता है, कंपोनेंट्स होता है। तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दलहनी फसलों में एनपीके का अनुपात होता है, द रेशो ऑफ एनपीके पल्सिस क्रॉप। तो ये आपसे इन्होंने अनुपात दे रखा है 2:1:1 या 2 अनुपात, मतलब ये कंपोनेंट्स इन्होंने दे रखे कि 2%, 2:1:1, यानी इसका रेशो का मतलब कि नाइट्रोजन है ये, या आपकी फॉस्फोरस है और ये आपका पोटास है। तो याद रखिएगा इन्होंने पूरा कंपोनेंट्स दे रखा है। तो नाइट्रोजन की जो है अगर मात्रा आपसे पूछी जाए तो दलहनी फसलों में, जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा, अगर आप समझदार है आपको पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी लगती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा आपको पता है दलहनी फसलों में जो है हमेशा कम लगती है नाइट्रोजन की मात्रा। क्यों कम लगती है? क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन को जो है फिक्सेशन करते हैं वायुमंडल से, आपके एनवायरनमेंट से जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, इसलिए उनको नाइट्रोजन की बहुत ही कम मात्रा होती है। इनको मात्रा अधिकतर होती है फॉस्फोरस की। तो आपको कहाँ पर नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन की मात्रा अपने को कम लगेगी? तो ये सी ऑप्शन है, आपको इसमें एक्यूरेट अपने को नजर आ रहा है कि रेशो बिल्कुल ये फिक्स रेशो है। याद रखिएगा दलहनी फसलों का ये फिक्स रेशो है, कितना, 1:2:1, यानी आपका 1 अनुपात जो है नाइट्रोजन रहेगी। फॉस्फोरस अपने को ज़्यादा लगता है इन फसलों के लिए, दलहनी फसलों के लिए। याद रखिएगा फॉस्फोरस की मात्रा हमेशा ज़्यादा लगती है, और ये आपका पोटास रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैंने आपको बता दिया, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी खाद की टॉप ड्रेसिंग की जाती है? टॉप ड्रेसिंग मतलब एक छिड़काव विधि होती है। ये क्या होती है कि भाई उर्वरक देने की विधि होती है खेत में। बहुत सारी विधियों के बारे में आपने सुना होगा, टॉप ड्रेसिंग के बारे में आपने सुना होगा, और जिसको अपन संस्थापन ही बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग, और हल के द्वारा भी अपन, और जिसके बारे में आपने जो है ब्रॉडकास्टिंग के बारे में आपने सुना होगा, जो छिड़काव विधि आपने बोलते हैं, है ना। छिड़काव विधि से भी अपने खेत में जो है उर्वरक देते हैं। प्लेसमेंट यानी संस्थापक विधि, बहुत सारी उर्वरक की विधियाँ देने की, आप और उनके बारे में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट। बस उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी मानी जाती है? टॉप ड्रेसिंग। तो इससे ही दोस्तों क्वेश्चन उठाया गया है कि निम्न में से कौन सी खाद की जो है टॉप ड्रेसिंग की जाती है। यानी टॉप ड्रेसिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो है किस खाद को जो है खड़ी फसलों के साथ, खड़ी फसल में खाद देना चाहिए। टॉप ड्रेसिंग का सीधा सीधा मतलब क्या है कि खड़ी फसलों में खाद को छिड़कना। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसके जो है खड़ी फसलों में छिड़का जाता है? तो दोस्तों यूरिया एक ऐसा उर्वरक है जिसको खड़ी फसलों में छिड़का जाता है, जिसकी टॉप ड्रेसिंग की जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार अपने से एग्जाम में पूछा गया है कि किसकी टॉप ड्रेसिंग की जाती है। तो यूरिया जो कि एक ऐसा उर्वरक है जिसकी टॉप ड्रेसिंग की जाती है। यूरिया का कई बार फॉर्मूला भी अपने से पूछा गया, कैसा? NH2CONH2। याद रखिएगा, NH2CONH2। ठीक है, तो ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई निम्न में से किस जैविक खाद का उत्पादन एवं उपयोग की किसान द्वारा खेत पर ही किया जा सकता है। यानी ऐसा कौन सा जैविक खाद है जिसका उपयोग किसान जो है खेत पर ही कर सकता है। ठीक है, तो राइजोबियम या BGA या एजैक्टोबैक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा जो है जैविक खाद है जिसका उपयोग किसान कर सकता है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सही आंसर है आपका BGA, यानी जिसको अपन नीली हरे शैवाल बोलते हैं। इसका जो है किसान जैविक खाद के रूप में उपयोग खेत पर ही कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आपको पता है राइजोबियम जो है जड़ों में पाया जाता है, तो ये अपना आंसर नहीं होने वाला, एजैक्टोबैक्टर भी नहीं होने वाला। तो BGA जो कि ऐसा है जो किसान अपना जैविक खाद का उत्पादन करके खेत में ही उपयोग कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अपने से बात करते हैं 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है भाई एकीकृत पोषक प्रबंधन, यानी INM, यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट।
एकाकीकृत पोषक प्रबंधक का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई इसका? जैविक खाद का उपयोग, यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, या गोबर की खाद का उपयोग, या रासायनिक खाद का उपयोग, या उपरोक्त में सभी का सम्मिलित उपयोग। तो एकाकीकृत से आप समझ गए होंगे, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एकाकीकृत से समझ गए होंगे कि भाई एकाकीकृत का जो मतलब है कि उपरोक्त सभी का सम्मिलित उपयोग, यानी जो सभी जो इनका सभी का जो है सम्मिलित उपयोग, किस किस का? जैविक उपयोग का, जैविक खाद का, गोबर खाद का, रासायनिक खाद का, तीनों को मिलाकर खेत में अगर उसको उपयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एकाकीकृत पोषक प्रबंधक। तो ये इसका अर्थ है। तो जो ये पोषक प्रबंधक संस्थान है इसका अर्थ क्या है कि सभी खादों का जो है सम्मिलित रूप से उपयोग करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17 का डी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ऐसी खाद जिसका संबंध जो है समुद्री जीवों से है, ठीक है, द मैन्योर विच आर रिलेटेड ऑन मैरीन ओरिजिनस, यानी ऐसी खाद जिसका संबंध समुद्री जीवों से। तो ऐसी कौन सी जो है खाद है जिसका जो है समुद्री जीवों से संबंध है? ग्वानो, या बोनी मिल, या ऑयल केक, या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों ग्वानो एक प्रकार की दोस्तों एक चिड़िया है, ग्वानो आपने सुना होगा। तो ये दोस्तों जो है समुद्री जीवों से संबंधित है और ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है दोस्तों। खाद्य के रूप में इसको उपयोग करते हैं, इसकी खाद जो है उपयोग में करते हैं ग्वानो की। ये ग्वानो एक प्रकार की चिड़िया है, समुद्री जीव है, तो इसकी खाद बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर है आगरा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली राइजोबियम की गठानों में पाया जाता है। राइजोबियम फाउंड इन द रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट इज फाउंड, यानी जो दलहनी पौधे होते हैं, याद रखिएगा, दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने में राइजोबियम गठान कौन सी होती है? लैग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है रक्त में मिलता है, कहाँ मिलता है दोस्तों? ब्लड में, ठीक है। तो लैग हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? तो लैग हीमोग्लोबिन जो है आपकी दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला ये आपको पता है बैक्टीरिया ही होता है, राइजोबियम के गठानों में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? लैग हीमोग्लोबिन। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो है बी इसका सही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि अनाज वाली फसलों के लिए एनपीके का उचित अनुपात पूछा गया है भाई। अनाज वाली जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपसे जस्ट बात की थी कि जो है अपने को दलहनी फसलों में अपने ने एनपीके का अनुपात जाना था, कुछ उसी प्रकार से दोस्तों इसमें पूछा हुआ कि सीरियल क्रॉप्स का जो है एनपीके अनुपात क्या होता है। तो आपको पता है, ये तो किसी को भी पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है ये कि अनाज वाली फसलों में जो है एनपीके का अनुपात कितना होता है? 4:3:1, यानी कितना होता है? 4:3:1। याद रखिएगा 4:3:1, यानी क्वेश्चन का जो है 20 सही आंसर है। चारे वाली फसलों में अनाज वाली फसलों में कितना होता है? 4:3:1, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यूरिया में कितने प्रतिशत घोल का पर्णिल छिड़काव किया जाता है? आपको पता है कि यूरिया में ब्रॉडकास्टिंग भी की जाती है और यूरिया का जो है छिड़काव भी किया जाता है। तो यही इन्होंने पूछा है कि यूरिया में कितने प्रतिशत घोल का जो है पर्णिल छिड़काव किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरिया में जो अगर आपसे कभी कोई पूछे तो यूरिया में जो है अपने को पता है कि 2 से 2.5% जो है पर्णिल छिड़काव का जो है उपयोग किया जाता है। यूरिया में छिड़काव लिए कितना? 2 से 2.5% यूरिया में कितने परसेंट घोल का छिड़काव, पर्णिल छिड़काव किया जाता है? तो यूरिया का जो है टोटल स्प्रे किया जाता है 2 से 2.5% यूरिया का जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो है कि माइकोराइजा निम्न में से होता है। तो माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा इज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो माइकोराइजा के बारे में पूछा गया, बैक्टीरिया होता है कि माइकोराइजा, या फंगस होती है, या एल्गी होती है, या एंजोला। तो जो है माइकोराइजा क्या होती है? आपको पता है माइकोराइजा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में जो माइकोराइजा होती है वो एक प्रकार की फंगस या कवक होती है। आपने इसके बारे में बिल्कुल सुना होगा माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होती है? एक प्रकार की कवक या फंगस होती है। ये बेसिक क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, याद रखिएगा। ना तो इनका संबंध जो है फर्टिलाइजर से है और ना कि इनका संबंध किसी टॉपिक से। तो ये एग्रीकल्चर का जो है बेसिक क्वेश्चन है, ये अपने को याद होना चाहिए। क्वेश्चन जो है अपने को बायोलॉजी में भी मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन अपने को एग्रीकल्चर में भी मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि माइकोराइजा क्या होती है और जो है कवक क्या होती है, एल्गी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि गोबर गैस में निम्न में से अधिकता होती है। तो गोबर गैस में किसकी अधिकता होती है? मैंने आपको बताया था जस्ट कि गोबर गैस जो है एक प्रकार का जो है ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया है। तो गोबर गैस का है ना, जिसको स्लरी, इसका गोबर को जो है स्लरी बोलते हैं, जो उपयोग होने के बाद निकलता है। आपने गोबर गैस के बारे में बिल्कुल सुना होगा, है ना। तो गोबर गैस में निम्न में से अधिकता किसकी होती है, ठीक है।
तो गोबर गैस में जो है अधिकता अगर आपसे कभी कोई पूछे तो गोबर गैस, मैंने आपको कंपोनेंट बता ही दिया था गोबर गैस का, जिसको है ना, गोबर गैस का कंपोनेंट कितना था नाइट्रोजन का 2 से 2.5% मैंने आपको इसका नाइट्रोजन का कंपोनेंट बताया था। तो उसी टाइप से इसमें उन्होंने पूछा कि गोबर गैस में किसकी अधिकता होती है, क्योंकि गोबर गैस में क्या क्या पाया जाता है, अपने को अमोनिया भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है और अदर गैस भी पाई जाती है। ठीक, तो उनमें दोस्तों कंपोनेंट पूछा है कि गोबर गैस में किसकी अधिकता होती है। तो गोबर गैस में आपको पता होना चाहिए कि गोबर गैस में जो है मीथेन की अधिकता होती है। मीथेन कितने परसेंट होती है, 50 से 60% जो है मीथेन होती है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। आप जब ये क्वेश्चन सीरीज लगाते हैं ना, तो एक कॉपी और पेन जो है साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो गोबर गैस में निम्न में से किसकी अधिकता होती है, तो गोबर गैस में जो है मीथेन की अधिकता होती है। याद रखिएगा 50 से 60% जो है मीथेन पाई जाती है और 6 से 10% की या 5 से 10% के आसपास जो है आपकी अपने को हाइड्रोजन मिल जाएगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भारत में हरी खाद बनाने के लिए प्रायः किस फसल का उपयोग किया जाता है। विच क्रॉप इज ऑफ्टन यूज ऑफ मार्केटिंग ग्रीन मैन्योर इन इंडिया। तो भारत में हरी खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो भाई भारत में, मैंने आपको बताया था एक बार ये क्वेश्चन मैंने जो है एग्रोनॉमी में भी आया हुआ था। तो भारत में हरी खाद बनाने के लिए जो है ढैंचा का जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। भाई क्यों किया जाता है ढैंचे का उपयोग, देखो विश्व में तो आपको पता है कि सनई का जो है उपयोग किया जाता है। किसका, सनई का। हरी खाद बनाने के लिए विश्व में जो है सनई का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन भारत में जो है ढैंचे का उपयोग किया जाता है हरी खाद बनाने के लिए। भाई क्यों किया जाता है भारत में ढैंचे का हरी खाद बनाने के लिए, आपको पता है कि भाई सनई को जो है हरी खाद बनाने के लिए 50 दिन में तैयार होती है, जबकि अगर ढैंचे की हम बात करें तो 40 दिन में जो है ढैंचा तैयार हो जाता है। इसलिए जो है इनका ज़्यादातर उपयोग किया। तो और भी जो है मामलों में ढैंचा का जो है सही है। ठीक है, बाकी सनई का जो है विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, हरी खाद के रूप में। अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोल रहा है कि निम्न में से किस फसल को कम नाइट्रोजन तथा अधिक फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। ऐसी कौन सी फसलें हैं कि जिनको नाइट्रोजन तो जो है कम लगता है बट फॉस्फोरस जो है अधिक लगता है। इन फसलों के बारे में उन्होंने पूछा है। तो वो धान्य फसलें जिनको अपन सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं, या आपकी दलहनी फसलें जिनको पल्सेस क्रॉप बोलते हैं, या फिर तिलहनी फसलें जिनको वाइल्ड सीड क्रॉप बोलते हैं, या चारे वाली फसलें जिनको फॉडर क्रॉप बोलते हैं। तो वो कौन सी फसलें, यही पूछा है इन्होंने। निम्न में से कम नाइट्रोजन या अधिक फॉस्फोरस वाली फसलें कौन सी हैं। तो जो है आपकी ये दलहनी फसलें जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है बी सही आंसर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है दलहनी फसलों में क्या लगती है, नाइट्रोजन कम लगती है, क्योंकि नाइट्रोजन का ये वायुमंडल से फिक्सेशन करते हैं और फॉस्फोरस जो है इनको अधिक मात्रा में चाहिए रहता है दलहनी फसलों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर क्वेश्चन नंबर की 26 की, तो क्वेश्चन नंबर जो है 26 आपका है कि भारतीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की कमी हमेशा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें दोस्तों, इस क्वेश्चन पे 3 स्टार लगा लें कि भारतीय मृदाओं में ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी आपको हमेशा देखने को मिलेगी, वो भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें हम आपसे, तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दी पहले से ही। ठीक है, तो जो है भारतीय मृदाओं में जो है जिंक एक ऐसा उर्वरक है जिसकी कमी हमेशा बनी रहती है। जिंक की कमी हमेशा भारतीय मृदाओं में। आपसे इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूक्ष्म जो है पोषक तत्वों में ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी भारतीय मृदाओं में हमेशा बनी रहती है, क्योंकि और वो आपको ऑप्शन में क्या दे देगा, सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत सारे दे देगा। तो याद रखिएगा, अपने को बिल्कुल भी घूमना है। अपने को भारतीय मृदाओं में जो है कौन से पोषक तत्व की जिंक जो है अपना पोषक की कमी हमेशा बनी रहती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि P2O5 यानी फॉस्फोरस में कितने परसेंट जो है फॉस्फोरस ऑक्साइड में कितने परसेंट फॉस्फोरस पाया जाता है। याद रखिएगा, तो दोस्तों इसमें जो है P2O5 में जो फॉस्फोरस की मात्रा अगर आपसे कोई पूछता है तो वो आपकी जो है 44% पाई जाती है। याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे, बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट याद रखिएगा जो है P2O5 में जो फॉस्फोरस की मात्रा 44% होती है। इसके निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो आपको याद होना चाहिए, लिखा होगा 12th की जो है NCERT में आप पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोल रहा है कि नीली हरित शैवाल में कितनी फसल को फायदा होता है। नीली हरित शैवाल से किस फसलों को फायदा होता है। नीली हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी से किस किस फसलों को जो है सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो याद रखिएगा
कि जो है आपकी धान एक ऐसी फसल है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है किससे, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरे शैवाल से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। अगर धान का उत्पादन जो है अगर नीली हरे शैवाल आपने डाल दी ना तो 10 से 15% जो है उत्पादन बढ़ जाता है धान का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि नीली हरे शैवाल जो है डालने से धान के खेत में 10 से 15% जो है उत्पादकता बढ़ जाती है। यानी क्वेश्चन का सही आंसर 28 का आपका डी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपको 29 बोल रहा है कि निम्न में से गौण पोषक तत्व है। ऐसे क्वेश्चनों को, गौण आपको हिंदी में समझ में नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चनों को इंग्लिश में एक बार जरूर देख लीजिएगा कि गौण का मतलब क्या होता है। यानी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की आपसे ये बात कर रहा है कि यानी द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है, नाइट्रोजन या कैल्शियम या हाइड्रोजन या जिंक या जस्ता, जिसको जिंक भी बोलते हैं जिसको जस्ता भी बोलते हैं। याद रखिएगा, तो ये आपसे द्वितीयक पोषक तत्व की आपसे बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई प्राइमरी जो है पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो प्राइमरी आपके जो है NPK यानी नाइट्रोजन, पोटास और आपके फॉस्फोरस, ये आपके जो है प्राइमरी हो गए। अब आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए भाई सेकेंडरी कौन कौन से हैं। तो सेकेंडरी आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम हो गया आपका सेकेंडरी, मैग्नीशियम होगा आपका और सल्फर हो गया। ये तीन जो कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं आपके, ये कौन से सेकेंडरी। अब आप इनमें से चूज कीजिएगा कि कैल्शियम कहाँ पे उपस्थित है। तो जो 29 क्वेश्चन में आपका कैल्शियम जो है सेकंड नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका बी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका, क्योंकि सेकेंडरी एलिमेंट्स आपका न्यूट्रिएंट कौन सा है, कैल्शियम, ठीक है, ठीक है। अब हम आपसे क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका बोल रहा है कि क्लोरीन की संरचना में कौन सा पोषक तत्व सम्मिलित है, विच न्यूट्रिएंट इज इंक्लूड इन द कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व सम्मिलित है। तो आयरन, मैग्नीज या मैग्नीशियम या पोटास। तो जो क्लोरीन की संरचना में जो है मैग्नीशियम जो तो इंपॉर्टेंट माना जाता है, मैग्नीशियम। याद रखिएगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, बट दोस्तों कैल्शियम आंसर में नहीं है, तो अपन कौन सा ले सकते हैं, मैग्नीशियम। यानी क्लोरोफिल की संरचना में जो है मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट माना जाता है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट माना जाता है। कौन सा मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट माना जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है भाई कि बरानी फसलों में, यानी बरानी का आपको मतलब मैंने जो है एग्रोनॉमी की एक सीरीज में बताया था, बरानी का मतलब होता है सूक्ष्म फसलों में। तो सूक्ष्म फसलों में या बरानी फसलों में उर्वरक देने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्या होता है भाई उर्वरक देने का सूक्ष्म फसलों में, भुरकाव विधि के द्वारा, यानी भुरकाव यानी पाउडर के रूप में, ठीक है, गहरी बुवाई द्वारा यानी झुक के पौधों के पास पास डालना, अनेक अंशों में डालना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शुष्क क्षेत्रों में आपको पता है कि भाई पानी की कमी होती है, तो उर्वरक देखो पानी के द्वारा तो जान ही सकते हैं, ठीक है, पानी की क्योंकि कमी होती है, तो भाई उसका सबसे उपयोग तरीका है कि भाई फसलों, क्यों ना फसलों के पास पास ही जो है उर्वरक को दिया जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका गहरी बुवाई द्वारा। गहरी बुवाई द्वारा अगर आप उर्वरकों को दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उर्वरक पौधों को प्राप्त होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, जो ही इनकी एक शर्त होती है सूक्ष्म फसलों की, तो सूक्ष्म फसलों में दोस्तों क्या है कि भाई उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो सॉरी, आपकी जो खाद होती है हरी खाद या गोबर की खाद, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पानी उपलब्ध नहीं है, उसकी उपलब्धता नहीं है, तो अपने को हरी खाद का जो है इसका हरी खाद का या गोबर की खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, अपन रासायनिक खाद का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी है, नोट करते जाइएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें आपसे, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है भाई कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में मोनो कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा। मैंने आपको बताया था कि सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी SSP, ये अपने को दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तीनों नाम अपने को याद होना चाहिए, ऐसा याद होना चाहिए अपने को क्वेश्चन कि उनके तीनों नाम अपने को दिमाग में क्लिक होना चाहिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट को क्या क्या बोलते हैं, डैन सुपर फॉस्फेट, और अपने मेरे को बताया डैन सुपर फॉस्फेट और चूना फॉस्फेट, याद रखिएगा, ठीक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो इसमें किसकी मात्रा पूछा है, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी, मोनो कैल्शियम जो है उसकी मात्रा पूछ रहा है अपने से सिंगल सुपर फॉस्फेट में, ठीक है। तो मोनो कैल्शियम की जो मात्रा है सिंगल सुपर फॉस्फेट में वो अपनी 27% है, नोट कर लीजिएगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट में मोनो कैल्शियम कितनी मात्रा है, 27%, यानी जो है क्वेश्चन नंबर 32 का जो है बी सही आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में मोनो कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कितनी है, 27%, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्न में से, लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं जस्ट आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अपने से कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कि भाई सिंगल सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम और सल्फर की मात्रा। याद रखिएगा, अपने से मोनो कैल्शियम की जगह कई आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा,
अधिकतर बार उन्होंने जो है कैल्शियम और जो है सल्फर के बारे में अपने से पूछा है। किसके बारे में? कैल्शियम और सल्फर के बारे में। कि भाई सिंगल सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम की परसेंटेज बताओ हमको, सल्फर का बताओ। तो याद मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट में अगर आपसे कभी कोई पूछे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर की मात्रा अगर आपसे कभी पूछे तो 12% जो है सल्फर की मात्रा पाई जाती है। और आपसे अगर कोई पूछे कि भाई कैल्शियम कितनी मात्रा पाई जाती है तो 18 से 19% जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैल्शियम की 18 से 19%, सल्फर की 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व मृदा में वातावरण के द्वारा पहुंचता है। मैंने आपको कई 2-3 क्वेश्चनों में इसके बारे में जिक्र किया है कि वातावरण के द्वारा जो है नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो दलहनी फसलें जो है एनवायरनमेंट के द्वारा बहुत सी फसलें जो है इनके राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो अपनी इनको ले लेता है, या वायुमंडल के द्वारा जो है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण होता है, आपने सुना होगा। तो जो है इस क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर डी है, यानी एक नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो वातावरण के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि यूरिया के घोल के पड़ने छिड़काव के पत्तियों पर अधिक मात्रा में लगे रहने से क्या मिलता है। देखो, पड़ने छिड़काव अपन पत्तियों पर करते हैं, भाई क्या ये होता है कि वो लिक्विड के रूप में रहता है तो वो तो जल्दी पत्तियों पर नीचे बह जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो वो ज़्यादा टाइम तक रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या मुलायम साबुन डालना चाहिए क्या उसमें, यानी सॉफ्ट सोप डालना चाहिए, नीला थोथा डालना चाहिए, या चूना डालना चाहिए, थायरम डालना चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है, ये तो फसलों को जो है नुकसान पहुंचाएंगे तीनों। तो अब क्या डालेंगे भाई? मुलायम साबुन जो है पड़ने छिड़काव घोल के रूप में इसका उपयोग करेंगे। ज़्यादा टाइम तक जो है इसके जो है पत्तियों पर चिपके रहेंगे तो उससे अपने को लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या है? मुलायम सोप का अपन उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है भाई आपका? क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि उर्वरक तथा जल उपयोग क्षमता सबसे कम होती है, यानी लोएस्ट पूछ रहा है कि उर्वरक ना तो उर्वरक उसको चाहिए रहता है बट डालते सबसे ज़्यादा है भाई, ना तो उनको जल का उपयोग क्षमता सबसे कम है बट जल सबसे ज़्यादा चाहिए रहता है। याद रखिएगा, मैंने आपको इस फसलों के बारे में इंपॉर्टेंट है यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि उर्वरक और जल उपयोग क्षमता सबसे कम किसकी है। तो वो आपकी जो है धान एक ऐसी फसल है जिसको क्या चाहिए रहता है भाई? जल सबसे ज़्यादा चाहिए रहता है, उर्वरक भी सबसे ज़्यादा चाहिए रहता है, बट ये ना तो उस उर्वरक का उपयोग करता है और ना ही वो जल का उपयोग करता है, यानी ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है किस किस को? उर्वरकों का। तो याद रखिएगा, उर्वरक और जल उपयोग क्षमता सबसे कम किसकी होती है? राइस की। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नोट करते जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सही सटीक जानकारी आपको देते जा रहा हूँ। जबकि पानी और उर्वरक का सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करता है? गेहूँ। नोट करते जाइएगा, उर्वरक और पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करता है? गेहूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है भाई अपने से कि निम्न में से अल्ट्रा माइक्रो तत्व कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एन अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट, यानी अति सूक्ष्म पोषक तत्व किसको कहा जाता है? तो मोलिब्डेनम एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको अल्ट्रा सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहा जाता है। इसको सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहा जाता है बट इसको अल्ट्रा माइक्रो तत्व भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अपने से कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि मैग्नीज है ये आपका सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक आपका सूक्ष्म है, बोरोन आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है, बट मोलिब्डेनम सूक्ष्म भी है और अल्ट्रा माइक्रो तत्व भी है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सी सही आंसर है। अब हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि निकिल को कब आवश्यक पोषक तत्व माना गया? वैन वाजन निकिल को कब आवश्यक पोषक तत्व के रूप में लिस्ट में किया गया? आपको पता है पहले 16 पोषक तत्व थे, फिर निकिल को जोड़ के 17 पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी तैयार की गई। तो कौन सी सन में जो है निकिल आपका पोषक तत्व है इसको जोड़ा गया? तो आपका निकिल जो है 1960 से 61 के बीच, 1960 से 1961 के बीच में आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में निकिल को डाला गया। याद रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है, यानी निकिल को 1960 से 1961 में आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि ऊर्जा भंडारण का काम कौन से पोषक तत्व करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लें दोस्तों, 3 स्टार इस क्वेश्चन पे लगा लें। ये इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा भंडारण का काम कौन से पोषक तत्व करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा भंडारण का काम जो है आपको पता है कि कौन कौन से पोषक तत्व करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। याद रखिएगा, नोट करते जाए, शॉर्ट ट्रिक है ये, SPNC। नोट कर लें दोस्तों, SPNC मतलब सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन। ये तीनों उर्वरक जो है तत्व जो है
ऊर्जा भंडारण का काम करते हैं। अपने को ये ऑप्शन में कहीं भी दिख जाए तो याद रखिएगा एसपीएनसी, अपने को याद होना चाहिए। यानी एसपीएनसी क्या करते हैं, ऊर्जा का भंडारण का काम करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका क्या है, सल्फर आपको कहीं पे दिख रहा है, हाँ भाई बिल्कुल दिख रहा है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी एनर्जी स्टोरेज का काम कौन करते हैं, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन, ये अपनी एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि गोबर की खाद की उपयोगिता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछित है। गोबर की खाद को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया वांछित है, यानी कौन सी प्रक्रिया जो है अपने को गोबर की खाद को अच्छा और सुटेबल कर देगी, तो कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए। गोबर की खाद को गड्ढों में खुला छोड़ देना चाहिए, नहीं भाई, अगर गोबर की खाद को खुला छोड़ेंगे तो नाइट्रोजन और जो अलग कंपोनेंट्स है उनका नुकसान होगा, क्योंकि गोबर की खाद सूख जाएगी तो वो उनकी जो है कंपोनेंट्स की मात्रा कम जाएगी। तो ये काम अपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब कौन सा काम करेंगे भाई, अब अपन काम करेंगे कि खाद को ढेरों के रूप में देना, नहीं भाई, खाद को ढेरों के रूप में भी नहीं देंगे अपन, ठीक है, खाद को ढेरों के रूप में भी नहीं देंगे। खाद के साथ फॉस्फेट उर्वरकों का, बिल्कुल भाई, आपको पता है कि अगर आप किसी भी उर्वरक के साथ किसी भी उर्वरक को थोड़ी मिला के देते हो तो क्या उससे क्या होता है कि बस उस उर्वरक की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो अगर आप खाद को फॉस्फेट उर्वरक के साथ मिलाकर दोगे क्या होगा, तो गोबर की खाद की जो उपयोगिता बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है, याद रखिएगा, इसको उसकी क्या होगी, उपयोगिता बढ़ जाएगी, वो अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रीकरण करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डू नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन से कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रिफिकेशन करता है, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, एजेटोबैक्टर या कोलिस्ट्रीडियम। तो कौन सा वो बैक्टीरिया है जो नाइट्रिफिकेशन करता है, मैंने आपको बताया था कि राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रिफिकेशन का काम करता है, यानी सॉरी मिस्टेक हुई दोस्तों, नाइट्रोसोमोनास, याद रखिएगा नाइट्रिफिकेशन की क्रिया में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपने विनाइट्रीकरण और नाइट्रीकरण इन क्रियाओं के बारे में सुना होगा। तो इन क्रियाओं में भाग कौन कौन से ले रहे हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये दो बैक्टीरिया होते हैं, याद रखिएगा, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। अगर यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर भी दिया होता तो अपन ए और बी दोनों आंसर ले लेते, क्योंकि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दोनों नाइट्रीकरण में हिस्सा लेते हैं, याद रखिए, ना तो राइजोबियम लेता है, ना एजेटोबैक्टर, ना कोलिस्ट्रीडियम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई, दोनों नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये दोनों नाइट्रीकरण की क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 बोल रहा है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी MOP उर्वरक में पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, म्यूरेट ऑफ पोटाश में उर्वरक में क्या पाया जाता है भाई, कितने % पोटाश पाया जाता है, इनका कहने का मतलब ये है। MOP मतलब माइक्रो जो है आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटाश की मात्रा कितने % पाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटाश की मात्रा कितने % पाई जाती है, 60%। नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 60% जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटाश की मात्रा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 बोल रहा है कि सनई की हरी खाद की फसल को भूमि में दबाने का सही समय क्या है। व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ प्रेस द ग्रीन मैन्योर्स क्रॉप इन सनई इज द ग्राउंड, यानी जो सनई की फसल है उसको कब भूमि में दबाने का सही टाइमिंग होता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि उसकी सही टाइमिंग मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपको जो है सब जानकारी आपको देते चल रहा हूँ। तो अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आपको लिए इजीली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है हरी आंसर है आपका 6 से 7 सप्ताह है। जिस 6 से 7 सप्ताह की लगाने के बाद 6 से 7 सप्ताह की अगर आपकी सनई हो जाती है तो वो आपकी दबाने के लायक हो जाती है, यानी उसकी क्या रस भरी अवस्थाएँ आ जाती है। रस भरी अवस्था अगर किसी भी पोषक जो है बरसीम हो आपकी, भले ही ढैंचा हो, उसकी अगर रस भरी अवस्था आती है तो वो दबाने की स्टेज में आ जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है भाई कि अधिकांश पादप पोषक तत्वों की उपलब्धि किस पीएच स्तर में होती है। इट विच पीएच लेवल मोस्ट प्लांट न्यूट्रेंट अवेलेबल, यानी अधिकांश पोषक तत्वों की उपलब्धता कौन से पीएच पर होती है। तो आपको पता है कि 6.5 से 7.5 एक ऐसा पीएच होता है जिस पे हर पोषक तत्व की जो है उपलब्धता अपने को हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका आगरा है कि अधिकांश पोषक तत्वों की उपलब्धता 6.5 से 7.5 पीएच पर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 44 जो बोल रहा है कि सोयाबीन फसल में प्रयोग किया जाने वाला राइजोबियम है, कौन सा है भाई सोयाबीन की फसल में। राइजोबियम, आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा है कि राइजोबियम तो नाइट्रोफिक्स जो है सोयाबीन में जो है नाइट्रोकरण में उपयोग करता है, उपयोग जो है सम्मिलित होता है। अब कौन सा ऐसा राइजोबियम है जो सोयाबीन की फसल के लिए उपयोग में माना जाता है, ठीक है। तो वो आपका राइजोबियम जो कि जैपोनिकम है,
जो कि राइजोबियम जैपोनिकम है, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है जो है सोयाबीन की फसल में। ये राइजोबियम जैपोनिकम बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी दलहनी फसलों में आपने और भी बहुत सारी दलहनी फसलों के बारे में सुना होगा, तो उसमें राइजोबियम लेग्यूमिनेरम भी काम करता है। मेरीलोटी आपका जो मेथी वगैरह हो गया, सेंजी वगैरह हो गया, उनमें ये काम करता है। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 बोल रहा है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आर फाउंड इन पल्स क्रॉप। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के जो है स्थिरीकरण कहाँ होता है, तो दलहनी फसलों में जो है ना तो पत्तियों में कभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, आपको पता है, जड़ों में बिल्कुल होता है भाई। रूट में आपको पता है लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशीकरण करता है, यानी जड़ों में। याद रखिए क्वेश्चन नंबर जो है 45 का सही आंसर है आपका जड़ों में, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आपसे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 46 बोल रहा है कि भारत सरकार ने उर्वरकों पर सब्सिडी देना प्रारंभ किया था। कब सब्सिडी देना प्रारंभ किया था भाई भारत सरकार ने उर्वरकों पर, तो जो है आपका क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है आपका 1 नवंबर 1977, यानी 1 नवंबर जो है 1977 को भारत सरकार ने उर्वरकों पर सब्सिडी देना प्रारंभ किया था। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 अपना क्या बोल रहा है भाई, किस पोषक तत्व की कमी से नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं भाई। डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रेंट केस यंग लीव्स इन टर्न येलो। वो क्या पत्तियां क्या हो जाती है, पीले कलर की हो जाती है। कौन से पोषक तत्व की कमी से हो जाती है भाई, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो आपको पता है दोस्तों कि जो है पत्तियों का पीला पड़ना जो है किस कौन से पोषक की कमी से होता है, तो पत्तियों का पीला पड़ना जो है आपको पता है कि नई पत्तियों की बात कर रहा है दोस्तों, ना तो ये पुरानी पत्तियों की बात कर रहा है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने एक चीज नहीं आपके लिए दे दी है, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ के आप क्या कर दो कि नाइट्रोजन लगा दो ना, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो पुरानी पत्तियों पर लक्षण प्रदर्शित करता है। अगर पुरानी पत्तियां हैं तो उन पर अगर कमी के लक्षण प्रदर्शित होता है तो समझ जाइए, अगर पुरानी पत्ती और पीली पड़ी हुई है तो समझ जाइए कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है। बट इसमें पूछा हुआ कि नई पत्ती अगर पीली पड़ी तो उस पर कौन से पोषक तत्वों की कमी है, तो नई पत्ती अगर पीली पड़ रही है तो उसके लिए क्या है दोस्तों, सल्फर की कमी है, याद रखिएगा। किसकी, कौन से पोषक की कमी है, सल्फर की। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भाई तेल वाली फसलों में एक पोषक तत्व आवश्यक है भाई। कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो तेल वाली फसलों के लिए आवश्यक है, आपको पता है। तो तेल वाली फसलों के लिए जो सल्फर एक ऐसा उर्वरक है, जो तत्व है जो आवश्यक है, यानी क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है, याद रखिएगा। तेल वाली फसलों के लिए सल्फर आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आपका बोल रहा है कि धान की फसल के लिए एक उपयुक्त नाइट्रोजनीय उर्वरक है, यानी अ सुटेबल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और पैडी। यानी धान को फसलों के लिए ऐसा कौन सा जो है उर्वरक है जो सुटेबल माना जाता है, तो धान की फसलों के लिए जो है आपका अमोनियम सल्फेट जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये एक नाइट्रोजन जो है अमोनिया वर्ग का उर्वरक है और इम्पोर्टेंट उर्वरक है। और इस वर्ग के जो उर्वरक है वो क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि कैल्शियम नाइट्रेट है ये पानी में घुलनशील नहीं होता है, और सोडियम नाइट्रेट भी आपका पानी में घुलनशील होता है, और अमोनियम सल्फेट भी आपका पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, आपको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि धान को नाइट्रोजन कौन से फॉर्मेट में मिलती है, तो धान को जो है नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्मेट में मिलती है, याद रखिए। कौन से फॉर्मेट में, अमोनिया के फॉर्मेट में प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान को नाइट्रोजन कौन से फॉर्मेट में प्राप्त होती है, अमोनिया के फॉर्मेट में अपने को प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है, याद रखिएगा कि धान की फसलों के लिए उपरोक्त नाइट्रोजन का उर्वरक है वो है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, धान की बिल्कुल इजी क्वेश्चन के साथ खत्म करते एक सेक्शन को। धान की में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट केसेस इन खैरा रोग। तो कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी से जो है धान में खैरा रोग हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी से क्या हो जाता है, धान में खैरा रोग हो जाता है, याद रखिएगा। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और बहुत सारे ऐसे जो है डिफिशियंसी से क्या कमी से जो है चीज़ें हो जाती हैं, बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं, तो उनको भी पढ़ के रखिएगा। मैं बार बार यही बात आपसे बोल रहा हूँ कि थ्योरी इतनी मजबूत रखें कि अपने को जो है
हर क्वेश्चन इतने आराम से सॉल्व हो जाए कि अपने को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इनकी एक चार्ट बना के अपने को याद होना चाहिए कि कौन सा रोग है, कि कौन सी कमी होती है। तो ये सब के बारे में जो है अपने को पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। आपको पता है कि आपकी एग्जाम की टाइमिंग बहुत कम है, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका जो है पार्ट सेकंड भी हम लाएंगे। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो इस क्वेश्चन का जो हम पार्ट सेकंड भी आप लोगों के लिए लाएंगे, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यू सेशन के साथ, न्यू जो है नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।